देखो, ऑटो रिडक्शन में क्या होता है, ऑटो का मतलब सेल्फ। इसमें कोई भी चीज हमें यूज नहीं करना पड़ेगा। हमने सिर्फ क्या किया, ऑक्सीजन पास आउट करानी है बस, रिडक्शन रोस्टिंग करवाना है। तो इसे हम यहाँ पे कह देते हैं पार्शियल रोस्टिंग, क्योंकि रोस्टिंग भी पूरी नहीं हो रही है, उसके आगे भी प्रोसेस हो चुकी है, तो इसीलिए इसे कहते हैं पार्शियल रोस्टिंग। ठीक है। तो पार्शियल रोस्टिंग में क्या होता है कि जो लीस्ट रिएक्टिव वाले होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, उसको वो ऑटो रिडक्शन करते हैं। और वो कौन कौन से यहाँ पे, क्या होगा प्रभु, ठीक है, CuHgPb इसके लिए होता है। तो ये सल्फाइड वाले ध्यान रखना, इसमें इसके सल्फाइड जो लेस रिएक्टिव सल्फाइड होगा। और आपको मैंने बताया था सल्फाइड के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, रोस्टिंग। लेकिन यहाँ पे रोस्टिंग नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने रोस्टिंग के लिए रखा और डायरेक्टली आपको मेटल मिल गया, क्योंकि अपने आप ही रिडक्शन हो गया उसमें। उसके लिए हमें कुछ और नहीं डालना पड़ा। सल्फाइड वाले, तो जैसे ही आपने देखा सल्फाइड, आप कहोगे कि सल्फाइड के लिए तो कहा गया है रोस्टिंग का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोस्टिंग काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो इसके सल्फाइड होते हैं वो अपने आप रिडक्शन कर देते हैं, यानी एक प्रोसेस आगे कर देंगे। ठीक है। तो उस इसलिए क्या है, इसे कहते हैं यहाँ पे पार्शियल रोस्टिंग, और इसमें अपने आप ही क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल कहा था कॉपर का Cu2S, अब ये सल्फाइड है। जैसे आपने देखा है सल्फाइड है, आप कहोगे यहाँ पे तो रोस्टिंग लगनी चाहिए। रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग करेंगे, तो ये बन जाता है Cu2O और SO2 गैस। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये अपने आप ही यहां से जैसे ये बना, अब ये इधर से खुद रिएक्शन करेगा। जैसे ये बनेगा, ये दोबारा इधर आ गया और ये कॉपर बना देता है, और SO2 गैस है। मतलब ये अपने आप हो गई, इस रिएक्शन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा हमें। ठीक है। और जबकि रोस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी सल्फाइड ऑक्साइड में चेंज होता है, लेकिन ये तो ऑक्साइड नहीं है, तो सीधा ही मेटल मिल गया आपको। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ऑटो रिडक्शन, यानी खुद अपने आप ही रिडक्शन हो गया इसमें, तो इसीलिए इसे कहेंगे ऑटो रिडक्शन। ऐसे ही देखो, ये कॉपर का केस है, ऐसी Hg का ले लो, HgS है, सिल्वर सॉरी मरकरी सल्फाइड, ऑक्सीजन किया। तो हमने कहा था कि सल्फाइड रोस्टिंग के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे रोस्टिंग नहीं होगा। पहले ये टूटा, ये प्रोसेस रोस्टिंग है पहली वाली। लेकिन मैंने कहा था ना, रोस्टिंग का मतलब सल्फाइड और या कोई भी और किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो ये HgO बना, ये फिर इसके साथ कंबाइंड होगा HgS के साथ, और क्या बन जाएगा, मरकरी अलग हो गया, SO2 गैस। तो आप देख रहे हो कि आपको तो मरकरी अलग मिल गया, जबकि हमने रोस्टिंग कराई थी। तो तब हमने देखा कि इसको कह दिया उन्होंने पार्शियल रोस्टिंग। इसको हम कह देते हैं पार्शियल, यानी थोड़ी बहुत रोस्टिंग हुई, बाकी ये अपने आप ही रिडक्शन हो गई, ये प्रोसेस खुद ही चली गई। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल Hg का। ऐसी Pb का है, Pb सल्फाइड है। जैसे आपने देखा सल्फाइड है, तो हम कहते हैं सल्फाइड के लिए रोस्टिंग लगेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जैसे आपने ऑक्सीजन पास करी, तो ये बना PbO प्लस SO2। तो ये पहली रिएक्शन बिल्कुल सही है रोस्टिंग की, कि मेटल ऑक्साइड सल्फाइड है जो, वो चेंज हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में। लेकिन ये एक स्टेप और आगे बढ़ गया। इसने क्या किया, PbO और PbS ये दोनों फिर आपस में मिल गए, क्योंकि सॉल्यूशन में तो ये भी होगा, ये भी होगा। क्योंकि ये थोड़ी कि एकदम से आपने किया और 100% ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं होता है। 50% होगा, 60% होगा। तो ये दोनों सॉल्यूशन में होंगे, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होके लेड अलग हो गया और SO2 गैस निकल गई। तो हमें क्या हुआ, एक स्टेप अपने आप ही मिल गया। तो इसीलिए हम इसे कह देते हैं ऑटो रिडक्शन। और ये किसके लिए होता है, जो लीस्ट रिएक्टिव वाले। और मेन तीन है हमारे पास, Pb, Hg और Cu। क्लियर है अब? यस सर, क्लियर है। तो ये हम अब लास्ट स्टेप में आ गए हैं, रिफाइनिंग के। ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग। तो जो रिफाइनिंग है आपके पास, इसके बाद फिर हम हर एक मेटल की अलग अलग स्टडी करते हैं, चार मेटल की। चार मेटल के बाद इलिंगम डायग्राम और कुछ और स्टेप चलते हैं। तो लेकिन जितनी प्रोसेस है, उनमें मैक्सिमम जो मैंने पढ़ाया है ये दोबारा रिपीट होगा, इसको ध्यान रखना आप। तो ये आपको भी आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, ये दोबारा ये सब चीजें रिपीट होंगी, सारी चीजें
4-5 टाइम्स रिपीट होंगी। जब मैं, जैसे मैंने कहा जिंक का पढ़ रहा हूं तब भी ये सारी चीजें रिपीट होंगी इसके रिस्पेक्ट में। कॉपर का पढ़ रहे हैं, कॉपर के रिस्पेक्ट में सारी चीज रिपीट होंगी। आयरन पढ़ रहे हैं, आयरन के रिस्पेक्ट में फिर ये रिपीट होंगी। एल्युमिनियम पढ़ रहे हैं तो फिर रिपीट होंगी। इसीलिए इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है, तभी आपको आगे अच्छा समझ में आ जाएगा। और थोड़े कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज भी होते हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? और ज्यादा रिफाइन कर दो, यानी द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। अनवांटेड मतलब इंप्योरिटी हो गई, उसी को हम अनवांटेड कह देते हैं। किससे? फ्रॉम क्रूड मेटल से, क्रूड मेटल से या इम्प्योर मेटल से। अगर हमने इम्प्योर मेटल लिया है और उससे हमने क्या किया, इम्प्योरिटी को निकाल दिया। अनवांटेड सब्सटेंस का मतलब गैंग या इम्प्योरिटी। तो जो इम्प्योरिटी है उसे निकाल दो बाहर, ठीक है। तो वही क्या हो गई, रिफाइन, मतलब उसे रिफाइन, बहुत ज्यादा फाइन कर दिया। होता क्या है देखो, जब आप क्रूड मेटल में आ गए तो जो क्रूड मेटल होता है, ऐसा नहीं कि अभी बेकार है ये भी 95 से 97% प्योर होता है, ठीक है। और जब हम कहते हैं प्योर मेटल, इससे हम प्योर मेटल निकालेंगे तो लगभग 100% ना हो तो 99.9% हो, या 99 से 99.9 या 100% तक हमें लाना, ठीक है। तो इस स्टेप तक, इससे पहले हमने क्रूड मेटल या इम्प्योर मेटल तक चेंज किया। तो इम्प्योर मेटल तक चेंज करने का मतलब ये थोड़ी कि आपने कोई मेहनत नहीं करी। इसका मतलब ये हुआ कि हम 95 से 97% तक उसे प्योर कर चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ इम्प्योरिटी बची हुई है उसमें, तो हम उसे रिफाइन करते हैं। रिफाइन यानी बहुत ज्यादा फाइन कर देंगे, यानी 100% तक या 99.9% या 90 प्लस में भी कह देंगे तो भी हम उसे प्योर मान लेते हैं। तो उसे कहेंगे रिफाइन करना। जैसे आपने देखा होगा ऑयल को रिफाइन किया जाता है, क्रूड ऑयल आता है, तो रिफाइन करने का मतलब यह हुआ उसे बहुत ज्यादा 100% प्यूरिफिकेशन कर देना या 99 पॉइंट समथिंग तक प्यूरिफाई कर देना, तो उसे कहेंगे हम रिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ये क्या होता है देखो, रिफाइनिंग किस बेस पे होता है, तो ये समझ में आ गया कि हमने, जब हमने अभी तक की जो मेहनत करी थी, ये सारी मेहनत कर रहे हैं हम, रिडक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, तो वो उसमें हमने 95 से 97% तक क्या किया, उसे प्योर किया। अब यहां पे भी क्या होगा, डिफरेंस, जो इंप्योरिटी बच गई उसमें भी डिफरेंस होगा। डिफरेंस किस में होगा? डिफरेंस होगा उसके प्रॉपर्टीज में। किसकी प्रॉपर्टीज में? अब भी जो इंप्योरिटी बची हुई है और जो मेटल बचा हुआ, जो प्योर मेटल है और जो इंप्योरिटी है, इसमें भी क्या हुआ, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। लेकिन ये डिफरेंस क्या होता है, माइन्यूट लेवल का होता है। अब इस डिफरेंस के बेस पे हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इस डिफरेंस के बेस पे हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हमने देखा बाकी सब कुछ मैच कर रहे हैं, लेकिन एक का मेल्टिंग पॉइंट हाई है और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो फिर मैं इसको मेल्टिंग के बेस पे दोनों को अलग अलग कर सकता हूं, यानी हीटिंग करेंगे तो एक जल्दी मेल्ट हो जाएगा, एक देर में मेल्ट होगा। तो इंप्योरिटी और मेटल, इसकी प्रॉपर्टी के डिफरेंस के बेस पे हम इन्हें क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। तो हमने देखेंगे कि कौन सी इंप्योरिटी किसकी है और उसकी क्या खास बात है, उसके बेस पे हम इसे सेपरेट करते हैं। तो देखो वन बाय वन मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि इसमें वन बाय वन कौन है। पहला हम लेते हैं डिस्टिलेशन को, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसमें चलो मैं पहले आपको सारे नाम बता देता हूँ कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे। ये इसका लास्ट स्टेप है, इसमें कई चीजें आपने पढ़ी भी होंगी। पहला है डिस्टिलेशन, सेकंड है इसमें लिक्वेशन, थर्ड है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक देखो यहाँ पे भी आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक, सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद है जोन रिफाइनिंग, जोन के बाद आता है वेपर फेज रिफाइनिंग, ये थोड़ा अलग है वेपर फेज वाला, वेपर फेज रिफाइनिंग। और क्रोमेटोग्राफी जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है लगभग वही है इसमें, सॉरी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है वही है।
तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहीं पे मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ पहले। डिस्टिलेशन का मतलब अगर आपको पता होगा, डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे करते हैं। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, तभी तो हम डिस्टिलेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो जो मेटल होता है, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, तो इस अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम डिस्टिलेशन को यूज करेंगे, यानी इसका प्रिंसिपल हो गया। इसको मेन याद रखो कि अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम डिस्टिलेशन को यूज करेंगे। तो डिस्टिलेशन का मतलब होता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्टिलेशन को यूज करेंगे। लिक्वेशन में क्या होता है, लिक्वेशन में होता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर वो बॉइलिंग पॉइंट को नहीं देखेंगे, कोई चीज ऐसी है जो मेल्ट हो सकती है, तो फिर हम क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। ध्यान रखना, इम्प्योरिटी का हाई हो जाएगा और मेटल का लो हो जाएगा। अब आप हीटिंग करोगे तो क्या होगा, जिसका कम मेल्टिंग पॉइंट है वो पास आउट हो जाएगा। जैसे आपने कोई चीज यहाँ रखी, इम्प्योरिटी यहाँ रख दी, आपने हीटिंग करी, इसके लिए स्लोपिंग अर्थ लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आपने हीटिंग करोगे यहाँ से, क्या होगा, जिसका कम मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जिसका ज्यादा है वो यहीं पे रुक जाएगा, तो दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो एक कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, जिसमें डिपोजिशन हो जाता है, जिससे और ज्यादा प्यूरिफाई हो जाता है वो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला ही होता है जिसमें कैथोड में डिपोजिशन होगा। तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर बनता है जो रिडक्शन वाले का होता है। जोन रिफाइनिंग में अपोजिट हो जाता है, किसका, लिक्वेशन का अपोजिट हो गया। अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो लिक्वेशन यूज करते हैं, और अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसके लिए जोन रिफाइनिंग यूज करेंगे। बस एक ही स्टेप चेंज है बस। अगर मेटल है जो जो जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया और इम्प्योरिटी का कम हो गया, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जोन रिफाइनिंग। और अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है और इम्प्योरिटी का ज्यादा है तो लिक्वेशन। फिर आता है वेपर फेज रिफाइनिंग, यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मेटल है आपके पास निकिल वाला होता है, ये इम्प्योर है, तो मैं इसमें कुछ चीज मिलाता हूं, जैसे मैंने सुटेबल सॉल्वेंट मिला दिया। अब क्या होगा, ये इसके साथ मिलके वेपर्स बना देता है। अब ये उड़ गया और इम्प्योरिटी यहीं बच जाती है। अब जो इसके साथ ये कंबाइंड होगा, इसको हीटिंग करोगे, ये दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे। जो सॉल्वेंट था उसकी इसके साथ अच्छी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए बस मेटल के साथ। तो इसमें दो आते हैं, मॉन प्रोसेस एंड वैन अर्कल प्रोसेस। तो मेन काम क्या है कि जो प्योर मेटल है उसका सुटेबल सॉल्वेंट के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी ये दोनों मिलके बाहर हो गए। और जो इम्प्योरिटी है वो यहीं बच जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटी तो वेपर के साथ निकल नहीं सकती है, वो तो नॉन वोलेटाइल होती है। तभी से कहा है वेपर फेज, यानी वेपर्स बन जाते हैं। जो भी मेटल है उसको हम सुटेबल सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके हीटिंग करेंगे तो उसके वेपर्स बन जाएंगे केवल मेटल के, और इम्प्योरिटी यहीं बच जाएगी। फिर इसको हीटिंग करके दोनों को अलग अलग निकाल दो। ठीक है, तो इससे प्योर हो जाएगा। तो क्रोमेटोग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको मैं बता सकता हूँ आगे। तो ये इसके बेस पे सब काम करते हैं। तो रिफाइनिंग में क्या होगा, देखो एक एक करके हम पढ़ते हैं, और ये वही स्टेप है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, लगभग वही है। तो यहां तक समझ में आया पहले आपको, कौन किस बेस पे काम करता है। इलेक्ट्रो का मतलब यही हो गया, जो ज्यादातर हाईली रिएक्टिव होते हैं वहीं पे काम करता है, वो हाईली रिएक्टिव वाले पे ही काम करेगा। और उसमें भी वही प्रोसेस होती है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। लिक्वेशन को मैं अभी अब मैं एक एक वन बाय वन आपको डीपली समझा देता हूँ। केवल ये आपको स्टार्टिंग का पॉइंट बताया, अब मैं इन सबको डीपली बताऊंगा। ठीक है, हर एक स्टेप को मैं आपको डीपली बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज, अब देखो डिस्टिलेशन से स्टार्ट करते हैं हम। अब वन बाय वन देखो, 6 स्टेप में आपका लगभग 75% कोर्स ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी को रिपीट करेंगे फिर दोबारा से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो डिस्टिलेशन का मतलब होता है वेपोराइजेशन।
पहले आप किसी भी चीज को वेपर्स में चेंज करोगे, फिर उसे क्या करते हैं, कंडेंसेशन, फिर उसे कंडेंस कर देते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रिंसिपल में इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर मोर देन 25 यूनिट हुआ तो उसे सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं हम उसके लिए, सिंपल डिस्टिलेशन। और अगर जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका डिफरेंस अगर लेस देन 25 यूनिट हुआ या डिग्री सेल्सियस हुआ तो हम इसके लिए यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्लास 11th में था प्यूरिफिकेशन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो डिस्टिलेशन है जो आपका, वो दो तरीके का होता है आपके पास, होता तो बहुत सारे टाइप है लेकिन यहाँ पे हम दो को डिस्कस करते हैं, एक सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना होगा, 25 यूनिट से कम हुआ तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और 25 यूनिट से ज्यादा हुआ तो सिंपल डिस्टिलेशन। अब इसके प्रोसेस क्या देखो, उससे हम डिस्कस करते हैं, प्रोसीजर क्या होगी इसकी। अब एक तरफ मैं डायग्राम बना देता हूं और दूसरी तरफ क्या करता हूं कि इसमें एक चीज का ध्यान रखना आपने कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मेटल का लो होना चाहिए, और इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है, इसी बेस पे काम करेगा। अब इसका स्ट्रक्चर में बना देता हूं। स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, एक फ्लास्क ले लिया, एक फ्लास्क आ गया ये, ठीक है, इसमें आपने इम्प्योर, जिसका हमने प्योर करना है फाइनली, क्रूड मेटल लग दिया इसके अंदर, क्रूड मेटल रख दिया आपने। और यहाँ से मैं पूरा डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, इसका काफी बड़ा है, मैं आपको उसमें भेज दूंगा लिंक में, ठीक। अब यहाँ से क्या होता है कि इसमें थर्मामीटर लगता है, एक थर्मामीटर इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग, क्यों, टेम्परेचर चेक करने के लिए। जैसे मुझे पता कैसे चलेगा कौन सी चीज निकल रही है इसमें, अब मैंने दो चीज रखी है, ए और बी। ए मेटल है 25 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, और बी इम्प्योरिटी है 75 डिग्री पे बॉयल होगा। तो जैसी टेम्परेचर 25 होगा या अबव होगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ये मेटल है जो अब ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया, इसके वेपर्स बनने लग गए। पहले मैंने कहा था ना वेपोराइजेशन, तो इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और वेपर्स बनेंगे, यहाँ से निकलेंगे, देखो इसके वेपर्स यहाँ से निकले, आपने नीचे से हीटिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ से इधर क्या होता है, कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर मीन्स होता है कि आपने क्या रख दिया उसमें, या तो ठंडा पानी रख दिया या आइस रख दिया है, इसको इस तरीके से यहाँ पे इनलेट आउटलेट करते रहते हैं ताकि ये ठंडा रहे, कंडेंस करने के लिए। अब जैसे ही यहाँ से वेपर्स निकलेंगे, देखो यहाँ से वेपर्स निकलने स्टार्ट होंगे, और वेपर्स निकलेंगे तो यहाँ पे जाते ही कंडेंस हो जाएंगे, यहाँ पे आप वेसल रखोगे तो आपको लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ, थर्मामीटर, जिससे आप पता लगा लोगे कि कौन सी चीज जा रही है, थर्मामीटर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मेटल का भी और इसका इम्प्योरिटी का भी, ठीक है। आपने हीटिंग करी, हीटिंग करने से आपको पता चल जाएगा, जैसे ये दो है तो जैसे 25 से अबव होगा यहाँ से वेपर्स निकलेंगे तो आप समझ जाओगे कि मेटल के वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है। और 75 यानी इम्प्योरिटी तो यहीं बच जाएगी, फिर तो इससे निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से क्या करोगे, इसको हटा दो बाहर बस, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टिलेशन का, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप में बता देता हूं कि स्टेप हम क्या करेंगे, पहले शुरू से लास्ट तक का स्टेप क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट, राउंड बोतल को लेना है, टेक राउंड फ्लास्क। सबसे पहले हमने राउंड फ्लास्क को लिया था, ये फ्लास्क लिया हमने। अब इस फ्लास्क को लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम फिल करेंगे इससे इम्प्योर मेटल को, जो भी हमने क्रूड मेटल है, इम्प्योर मेटल है, उसे हमने यहाँ डाल दिया। फिर क्या करना है, हम जैसे इसको कनेक्ट कर देना है दो चीजों से। पहली चीज थर्मामीटर, ताकि मुझे टेम्परेचर पता चलता रहे, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन सी चीज जा रही है कौन सी नहीं जा रही है, तो थर्मामीटर हो गया। दूसरा कंडेंसर, ताकि वो कंडेंस हो जाए, जैसे हीटिंग करेंगे तो वेपर्स फॉर्म में जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए लिक्विड में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंडेंसर लगा दूंगा, तो ये कंडेंसर उसे कंडेंस कर देगी, ठीक है। तो 3 स्टेप तक आपको समझ में आ गया होगा,
कि पहले राउंड बोतल लिया, इम्प्योर मेटल किया और फिर उससे कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद नीचे से क्या करा मैंने, हीटिंग स्टार्ट कर दी। हीटिंग स्टार्ट करेंगे तो वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स किसके बनने स्टार्ट होंगे, मेटल के, क्योंकि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो मेटल वेपोराइज फर्स्ट, सबसे पहले इनमें से कौन निकलेगा, मेटल निकलेगा। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ताकि मैं अंदाजा लगा लूं कि अब मेटल निकलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो पहले जो फर्स्ट निकलेंगे वो किसके वेपर्स निकलेंगे, मेटल के। रीजन क्या है इसका, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब ये निकल गए और यहाँ क्या बच गया, लीविंग बिहाइंड इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी यहीं छूट गई, जो कुछ परसेंट 2-3% जो इम्प्योरिटी थी वो यहीं छूट जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट किसी को? ये प्रोसेस है, प्रोसीजर है, हीटिंग किया हमने, ये चीज लगाई है, थर्मामीटर यूज किया है। एनी डाउट इन डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन का मतलब पहले वेपोराइज करना, हीटिंग किया हमने, हीटिंग से वेपोराइज कर दिया। अब वेपर्स थोड़ी चाहिए हमें, वेपर्स की जगह पे हमें क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसे कंडेंस कर दिया। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ इसे। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ज्यादातर, वो ये पूछा गया है कि बताओ डिस्टिलेशन किसके लिए यूज होता है, इसे याद कर लेना पहले। तो डिस्टिलेशन जनरली यूज होता है, वो होता है आपका जिंक, मरकरी और कैडमियम के लिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ डिस्टिलेशन के लिए कौन सा मेटल होगा जिसके लिए हम डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। तो इसमें आंसर है जिंक, मरकरी एंड कैडमियम। जिंक, मरकरी और कैडमियम के लिए हम इसका यूज करते हैं। आपको पता है मरकरी रूम टेम्परेचर में ही मेल्ट हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें फिर से देखो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या किया, एक फ्लास्क लिया, राउंड फ्लास्क, पहला स्टेप में। उसके बाद इस राउंड फ्लास्क में क्या किया, इम्प्योर मेटल को इसमें रख दिया, जिसको हमने प्योरीफाई करना। इस मेटल को हमने यहाँ रख दिया। अब मैंने 2 मेटल ले लिए, जिंक ले लिया, एक और ले लिया, XYZ कुछ भी हो सकता है। अब जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, जो प्योर मेटल है। ठीक है, सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, तो इम्प्योरिटी जो है इसका ज्यादा होगा, 120 डिग्री सेल्सियस होगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और किसका ज्यादा है, मतलब कैसे उसे निकालेंगे हम? तो हम क्या करते हैं कि जो ये फ्लास्क है इसके अंदर हम यहाँ से बाहर से क्या करेंगे, एक थर्मामीटर इसमें डाल देते हैं, थर्मामीटर, ताकि हमें हर बार क्या करे, टेम्परेचर का पता चलता रहे कि ये अब कौन कितना टेम्परेचर हो गया। तो थर्मामीटर हम इसमें लगा देते हैं, जिससे हमें टेम्परेचर का पता चलता जाएगा। अब क्या होगा, यहां से मैंने हीटिंग स्टार्ट करी, तो जब आप हीटिंग करोगे तो इसके वेपर्स बनेंगे, क्योंकि इतने टेम्परेचर में बॉयल हो जाएगा, यानी लिक्विड से उससे चेंज हो जाएगा, वेपर्स में आ जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको जो ये है आपके पास, इसको कंडेंसर से कनेक्ट कर दूंगा। कंडेंसर से, कंडेंसर का मतलब कुछ नहीं होता है, आप चाहे उसे फ्रिज में रख दो या फिर यहाँ पे कोई ठंडी चीज लगा दो। तो जनरली जब हम यूज करते हैं यहाँ पे, या तो कंटिन्यूअसली ठंडा पानी डालते रहो, ये देखो यहाँ पे, और एक आउटलेट एक इनलेट, क्योंकि जैसी गर्म चीज आएगी तो पानी गर्म हो जाएगा, तो हमें कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। इनलेट आउटलेट, इनलेट आउटलेट मतलब कि ये ठंडा रहे, तो ये कंडेंसर का काम करेगा। कंडेंस का मतलब उसे ठंडा करना। ठीक है, तो कंडेंसर, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे कलेक्ट करने के लिए एक वेसल लगा देंगे। अब जैसे ही मैंने हीटिंग करी, तो हीटिंग करते करते मैंने टेम्परेचर नोट करता जाऊंगा। अब जैसे ही टेम्परेचर 80 हुआ या 80 प्लस हुआ, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ से जो ZN है ये मेटल फॉर्म में था, अब ये किस में चेंज हो गया, इसके वेपर्स आने लग गए, इसके वेपर्स बन गए। अब यहाँ से जो चीज निकलेगी, फर्स्ट कौन निकलेगा, मेटल, क्योंकि उसके वेपर्स जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो इसीलिए क्या होगा, जिंक के वेपर्स यहाँ से निकलने स्टार्ट हो गए। अब जैसे यहाँ से निकलेंगे, मैं यहाँ पे एक वेसल लगा के रखूंगा, और यहाँ पे कंडेंसर है, यानी कोल्ड वाटर रख दिया मैंने, या आइस रख दो, कुल मिला के हमें ठंडा है करना है बस। जैसे यहाँ से वेपर्स निकलेंगे, और वेपर को ठंडा करने के लिए
यहाँ पे कोल्ड वाटर रख दिया। तो जैसे यहाँ से वेपर्स निकलेंगे, ठंडा होने के बाद क्या होगा, ये वेपर्स किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ये लिक्विड फॉर्म में आया, अब मुझे यहाँ से क्या हुआ, लिक्विड मिल गया। अब मैं हीटिंग करता जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से लेके मैं 190 तक क्या करूंगा, हीटिंग करता रहूंगा। तो तब तक मैं ये लगाता रहूंगा, तो जो भी वेपर्स आएंगे लगभग वो किसके आएंगे, जिंक के आएंगे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। फिर जैसे ही टेम्परेचर 119 के ज्यादा होता है, मैं इस वेसल को यहाँ से हटा दूंगा। तो यहाँ पे जो मिलेगा हमें इस वेसल में, ये प्योर जिंक मिलेगा, यानी प्योर मेटल हमें यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो जाएगा। और फिर बाद में आप 120 प्लस करोगे तो आपको इम्प्योरिटी के वेपर्स मिलेंगे। आप चाहे उसे अलग करो या यही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इम्प्योरिटी तो अलग हो गई और जिंक अलग हो चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, जिंक को, मरकरी या कैडमियम को हम इम्प्योरिटी से यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड है आपका डिस्टिलेशन मेथड। अब बताओ ये क्लियर हुआ। डिस्टिलेशन से हम पहली चीज किसे यूज करते हैं, और दूसरा है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ है कि डिस्टिलेशन से हम किस मेटल को यूज करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है नाम को याद नहीं रखता है। प्रोसीजर के लिए तो आप कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन नाम आपको एक्यूरेट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेम को भी याद रखना है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो बताओ ये समझ में आया। ओके, अब देखो सेकंड पॉइंट है, एक और कर देता हूं मैं, बस ताकि हम कल, मैं आपको आज क्वेश्चन भेजता हूं, और इसके अभी मेन पॉइंट आगे भी हैं, तो कल परसों में 2-3 दिन में हम उसे क्वेश्चन भी कर देंगे साथ साथ, ताकि आपको दिक्कत ना आए, उस क्वेश्चन भी हो जाएगा साथ साथ में। अब जैसे मैंने सेकंड कहा था लिक्वेशन का, ठीक है, तो लिक्वेशन के लिए प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, प्रिंसिपल किस चीज में वो काम करता है, मतलब ये मेथड अगर मैं यूज करूंगा तो किसके लिए यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो हजारों मेथड है, लेकिन ये वाला मेथड मैं किन के लिए यूज करूंगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि डिफरेंस होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट का, किसका, जो मेटल होगा और इम्प्योरिटी होगी उसके बीच में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, तो वहां पे हम लिक्वेशन को यूज करेंगे। ध्यान रखना, लिक्वेशन को हम कहां पे यूज करेंगे, जहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, किसका, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में मैं लिक्वेशन को यूज करूंगा। इसके लिए एग्जाम्पल मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल को ज्यादा याद करना वो जाता है, तो वहां पे नहीं आता है कईयों को, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर याद करके चले जाते हैं, एग्जाम में क्या कहता है एग्जाम्पल बता दो, तो वहां पे गलत हो जाता है। तो ये एसएन है, टिन है, लेड है, पीवी और बिस्मिथ है, इसके लिए ये यूज होते हैं। यानी कि इसमें जो इम्प्योरिटी होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट इनके केस में ज्यादा होगा, टिन का कम होगा, इम्प्योरिटी का ज्यादा होगा, या लेड का कम होगा, इम्प्योरिटी का ज्यादा होगा, बिस्मिथ का कम होगा और इम्प्योरिटी का ज्यादा होगा। तो इस मेथड को हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो मेथड बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या है, जैसे आपने यहाँ से कुछ फनल टाइप का ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक ऐसे बना दिया है, और ये होता है स्लोपिंग हर्थ टाइप का होता है, स्लोपिंग मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं स्लोपिंग हर्थ। ठीक है, अब आपने जो इम्प्योर मेटल है उसे यहाँ रख दो, जैसे इम्प्योर मेटल आपने यहाँ रख दिया, यहाँ से आपने पाउडर फॉर्म में से डाला, यहाँ रख दिया इम्प्योर मेटल को, इम्प्योर मेटल आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, स्लोपिंग हर्थ के ऊपर रख दिया। अब क्या होगा, आप हीटिंग करोगे। चलो मैंने कहा कि एक है, इसमें से एक एग्जांपल, जैसे मैंने टिन ले लिया, टिन है और इम्प्योरिटी है, ठीक है। अब मैंने यहां से हीटिंग कर दी, क्योंकि यहाँ पे तो हीटिंग ऑलरेडी होगी, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे, जैसे ही मैंने हीटिंग करी, इन दोनों में से पहले मेल्ट कौन सा होगा, टिन होगा या इम्प्योरिटी होगी, जरा बताओ मुझे रिप्लाई करके। हीटिंग करूंगा मैं, तो कौन सा पहले मेल्ट हो जाएगा। हाँ, श्रुति, हेमंत राइट आंसर है, और कोई रिप्लाई करके बताओ मुझे।
जैसे आपने हीटिंग करी तो कौन सा है जो इन दोनों में से पहले मेल्ट होगा, टिन होगा या इम्प्योरिटी होगी? बाकी नहीं आंसर है तो कोई बात नहीं, हेमंत और श्रुति राइट आंसर। तो आप जैसे हीटिंग करेंगे, अभी मैंने क्या कंडीशन रखी थी कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो मेटल मेल्ट फर्स्ट, पहले कौन मेल्ट हो जाएगा? मेटल। अब मेटल यहां से मेल्ट होता हुआ कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। देखो यहां से आप इसको यहाँ पे रख सकते हो एक वेसल, ठीक है? तो ये मेटल मेल्ट होते हुए इधर से चला जाएगा, ये स्लोपिंग है, पूरा हीटेड होता है, गर्म होता है, यहाँ से निकल जाएगा, इधर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा? लेफ्ट या लिविंग बिहाइंड इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी वहीं छूट जाएगी। ठीक है, इम्प्योरिटी होती है वो वहीं छूट जाएगी। क्यों छूटेगी? क्योंकि इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और हमने कम टेम्परेचर दिया हुआ ताकि केवल मेटल ही मेल्ट हो, बस इतना हीट करना है कि मेटल ही मेल्ट होगा। सपोज इसका 70 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है और इम्प्योरिटी 100 पे मेल्ट हो रही है, तो मैं टेम्परेचर को क्या रखूंगा? 70 और 100 के बीच में रखूंगा, 75 ही रखूंगा मैं इसमें। तो क्या होगा? टेम्परेचर तो 75 है, तो जो भी मेल्ट होगा वो केवल कौन होगा? मेटल ही मेल्ट होगा। इम्प्योरिटी तो मेल्ट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इम्प्योरिटी के लिए उतना टेम्परेचर चाहिए जितने में मेल्ट हो जाए, और मैं उससे कम टेम्परेचर दे रहा हूँ। तो हीटिंग करूंगा मैं, तो क्या होगा? इम्प्योरिटी मेल्ट फर्स्ट, और यहाँ पे आप उसे कलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? लिविंग बिहाइंड इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी यहीं पे बच जाएगी बस, क्योंकि इम्प्योरिटी मेल्ट हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने टेम्परेचर क्या है? कम दिया हुआ है, ज्यादा तो दिया ही नहीं है। इतना टेम्परेचर नहीं दिया है कि इम्प्योरिटी मेल्ट हो जाए, सिर्फ इतना टेम्परेचर दिया है कि जो मेटल है वो मेल्ट हो जाए, उससे थोड़ा ज्यादा, ताकि पूरे के पूरे जो मेटल है वो मेल्ट होके यहाँ निकल जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्वेशन। लिक्वेशन का मतलब लिक्विड में चेंज कर देना। उसने देखा कि हमने मेटल को किस में चेंज कर दिया? लिक्विड में चेंज कर दिया, तो इसीलिए इसका नाम उसने रख दिया लिक्वेशन। लिक्वेशन का मतलब लिक्विड फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, लिक्विड में चेंज कर दिया उसने, किसको? मेटल को मेल्ट कर दिया, यानी लिक्विड में चेंज किया है, तो इसीलिए उसने इसका नाम रखा लिक्वेशन। उसे कुछ और ध्यान आया नहीं, तो उन्होंने कैसे लिक्वेशन ही बोल दो। तो लिक्वेशन मीन्स लिक्विड फॉर्म में चेंज करना, किसको? मेटल को। तो मेटल मेल्ट होगा और आप इसे कलेक्ट कर लोगे, और इम्प्योरिटी क्या होगी? वहीं रह जाएगी। तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रोसेस आसान है, इसीलिए इसमें एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान रखना एग्जाम्पल, क्योंकि हर एक को एग्जाम्पल याद नहीं होता। प्रोसेस तो बहुत आसान है इसको, लेकिन एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने कर लिया है इसे। अब हम क्या है, इसके लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं। कल आपको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से लेके 3-4 पॉइंट वो हो जाएंगे, और उसके बाद कुछ और पॉइंट इसमें है, फ्लक्स है और इलिंगम डायग्राम है, 2-3 डायग्राम है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन भी भेजता हूँ इसके, खुद ट्राई करके देखो क्वेश्चंस को। और कई चीजें इसमें अभी बाकी भी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लेकिन इसका बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया, ये बेसिक है। इसके आगे क्वेश्चन बनते हैं, इतना पढ़ाने के बाद भी आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया केवल बेसिक है, बेसिक लेवल है। अभी इसका थोड़ा टफ लेना लेवल आना भी बाकी है, तो उसे हम कल और परसों में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछो मुझे, नहीं तो मैं ऑफ करता हूँ मीटिंग को। ठीक है, वेरी गुड। और इसे पढ़ना जरूर, नहीं तो क्या होगा, दिक्कतें, अगर आप पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए आज का आज ही पढ़ना है, बस बैकलॉग मत रखना। और बाय बाय, हैव अ नाइस डे।